प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम जो है कक्षा 10th 12th इनके गोइंग ऑन है, चल रहे हैं। तो इसी कड़ी के अंदर हम आज आपको बोर्ड एग्ज़ाम जो 12th कक्षा का कंपलसरी इंग्लिश का जो हुआ है उसका हम सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन पेपर को एक एक करके हम क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो पैसेज का है। पैसेज के लिए हमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हम ये पूरा पैसेज मैं यहाँ पर आपके सामने ना पढ़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आ जाता हूँ। और नंबर 1 क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 इसका जो आंसर है विच वाज द फेमाइलियर करंस। हमें पूछा गया कि फेमाइलियर करंस क्या था। तो सीधा इसका आंसर है साउंड ऑफ द बस रोलिंग। ये यदि शॉर्ट में कहूँ तो ये इसका आंसर है, लेकिन हमें जैसा कि भाई क्वेश्चन में दिया होता है उसी हिसाब से लिखना होता है। तो हमें लिखना चाहिए द फेमाइलियर करंस वाज साउंड ऑफ द बस रोलिंग्स थ्रो द गेट ऑन ग्रेवल पाथ। ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो मैं इसको शॉर्ट में आपके सामने लिख रहा हूं, साउंड ऑफ द बस रोलिंग। मैं इतना ही कर रहा हूं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है सॉरी, हु जंप्ड आउट फ्रॉम द बस। बस के बाहर कौन जंप किया था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा द बॉयज, द बॉयज। आपको जो इसका आंसर है आपने लिखा होगा और लिखना भी चाहिए द बॉय जंप्ड आउट फ्रॉम द बस। मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ द बॉयज। उसके बाद तीसरा इसका ऑप्शन जो है हमारे सामने, व्हाई डिड संडे सीम्स हैप्पियर टू एवरीवन। संडे जो है वो प्रत्येक एक को हैप्पियर क्यों सीम होता था या क्यों एक खुशगवार लगता था कहे तो इसका आंसर है द नेक्स्ट डे वाज संडे विच मेंट नो क्लास नो स्कूल नो वर्क। तो सीधी सी बात है, संडे हैप्पियर लगने का मतलब यही था, क्योंकि अगला जो दिन इसने बात बोली है कि जो संडे होने वाला था, जो पहला दिन है सैटरडे है, सैटरडे को बात हो रही है, तो संडे नेक्स्ट डे होने वाला था। और संडे का दिन होने का मतलब है कि आपकी कोई क्लास नहीं लग रही है, कोई आपको काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो संडे को हैप्पियर डे बोला गया है, या हम कहते हैं कि वो हर एक के लिए हैप्पियर होता है, ये बात है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ द नेक्स्ट डे वाज संडे which meant no class no school work। और यही कारण था कि संडे वो हर एक के लिए क्या होता है, हैप्पियर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 रोमन संख्या के अंदर, हु यूज्ड टू बी फ्री ऑन सैटरडे। जो सैटरडे का दिन था उस दिन कौन जो है हमेशा फ्री रहने का आदी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द नरेटर। द नरेटर यूज्ड टू बी फ्री ऑन सैटरडे। तो 4 नंबर का हमारा ऑप्शन है द नरेटर। उसके बाद 5 नंबर ऑप्शन है हमारा। 5 नंबर ऑप्शन के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डिड पीटर से। पीटर ने क्या कहा था। तो पीटर ने क्या कहा था, he said they are having plenty this morning। ये जो है कहा गया था पीटर की ओर से। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन नंबर 6 है, अबाउट व्हॉम डिड द नरेटर स्टेट इन दिस पैसेज। इस पैसेज के अंदर किसके द्वारा जो है अबाउट व्हॉम डिड द नरेटर स्टेट इन दिस पैसेज, किसके द्वारा नरेटर को बोला गया था, स्टेट किया गया था। हिज ओन एक्सपीरियंस एंड अदर बॉयज एट बोर्डिंग स्कूल। उन्हीं के बारे में ये चीज जो है बोली गई थी। हिज ओन एक्सपीरियंस, देखता हूँ own experience and other boys
एट बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल। उसके बाद है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू यस्टरडे। हमें इस पैसेज के अंदर से वो जो वर्ड है सॉर्ट आउट करना है, निकालना है, जिसका अर्थ अपोजिट होता है यस्टरडे के। तो यस्टरडे मीन होता है बीता हुआ कल, और इस पैसेज के हिसाब से हमारा ये वर्ड निकल के आएगा टुमारो। तो उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि हमारा जो 7 नंबर ऑप्शन है, 7 नंबर, उसके अंदर हमारे से ये कहा गया है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू यस्टरडे, कि वो वर्ड आप इस पैसेज में से सॉर्ट आउट करें, छांटे, जिसका अर्थ जो है यस्टरडे के अपोजिट है, उल्टा है, विपरीत अर्थक शब्द है। तो हमारा इसके अंदर इस पैसेज के हिसाब से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा टुमारो। टुमारो। उसके बाद 8 नंबर है इसका, ऑप्शन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर फॉर। भाई हमें पैसेज से क्या करना है, वो शब्द छांटना है या सॉर्ट आउट करना है जिसका अर्थ सिमिलर है, समानार्थी है, या हम कहते हैं कि पर्यायवाची है। तो 8 नंबर ऑप्शन में हमें हमारे सामने दिया गया जो वर्ड है वो बनाना। बनाना का इसके अंदर वैसे तो एग्जैक्ट वर्ड आपको नहीं मिलेगा पैसेज के अंदर, लेकिन बनाना की भांति नजर आने वाला एक फल का नाम लिखा हुआ है जिसको बोला जाता है प्लेंटिन, और ये केले जैसा ही दिखाई देता है लेकिन केले की तुलना में कम मीठा ये फल रहता है। तो प्लेंटिन हमारा हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर 9। इसमें प्राइमरली दिया हुआ है, प्राइमरली होता है मुख्यतः या प्रधानतः, तो इसके अंदर पैसेज के अंदर हमारे को देखने को मिलता है इसका समानार्थी शब्द है मेनली, मुख्यतः। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमारे सामने यहाँ पर भी एक पैसेज ही है और उस पैसेज में हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड। कौन सा जो है ह्यूमन, जो मैनकाइंड की बात की जा रही है, मानवता की बात की जा रही है, उसका सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो इसके अंदर हमारा इस पैसेज के हिसाब से आंसर हो जाएगा द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 इसका, द हैबिट ऑफ रीडिंग इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड, ये हमारा आंसर रहने वाला है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है व्हाट थिंग इज लाइक ए गेस्ट इन द हाउस। कौन सी जो चीज़ है रूम में, सॉरी घर के अंदर जो है एक गेस्ट की बनती है। तो यहाँ पर इस पैसेज के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ए बोरोड बुक्स, उधार ली हुई एक पुस्तक। उसके बाद 3 नंबर है इसका, 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमने से क्वेश्चन किया जा रहा है हाउ इज इट गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेज, कि जो फेवरेट पैसेज होता है उसको मार्क करना कैसे अच्छा रहता है। तो इसके अंदर हमारा आंसर रहेगा इस पैसेज के अकॉर्डिंग इट एनेबल्स यू, ये आपको योग्य बनाता है टू रिमेंबर मोर इजिली द सिग्निफिकेंट सेविंग, जो हमारी महत्वपूर्ण कहावतें हैं उनको याद रखने में ये ज़्यादा हमें आसान बनाता है। हम कहते हैं ज़्यादा आसानी से अपने जो तथ्य हैं उनको याद रख पाते हैं। इस पैसेज के हिसाब से हमारा ये आंसर रहेगा। उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन में है व्हाट इज द बेस्ट ऑफ मॉल्स डेकोरेशन। मॉल डेकोरेशन में सबसे अच्छा क्या है, तो इसके अंदर पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर बुक्स। हमारा आंसर क्या रहेगा, बुक्स। उसके बाद ऑप्शन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी बुक्स वर इन द नरेटर्स रूम। नरेटर का जो रूम था उसमें कितनी सारी पुस्तकें थी, तो इसका सिंपल सा आंसर इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है 6000 बुक्स, 6000 बुक्स थी। हाउ शुड ए बोरोड बुक बी ट्रीटेड। एक जो बोरोड बुक होती है, एक उधार ली हुई पुस्तक होती है, भैया उसे किस प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हमारा रहेगा ए बोरोड बुक शुड बी ट्रीटेड विद पंक्चुअलिटी एंड ए सर्टेन कंसिडरेट फॉर्मेलिटी। सेक्शन बी के अंदर हमारे सामने दिया हुआ है यू आर मोहित और मोनिका लिविंग इन जयपुर, you are searching groom for your sisters, draft an advertisement for a newspaper to advertise in classified column। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि आप अपने आप को मोहित या मोनिका माने, आप जयपुर में रह रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, आप ग्रूम की तलाश कर रहे हो
किसके लिए? आपकी जो सिस्टर है उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करनी है, एक विज्ञापन जो है आपको वो छापना है। किस चीज़ के लिए? न्यूज़पेपर के लिए, उसकी क्लासिफाइड कॉलम में देने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे? इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है उसके अंदर हमें एक बॉक्स के अंदर जो है पहले भाई एडवर्टाइजमेंट का जो बॉक्स रहता है आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे, इस प्रकार से होता है। उसके अंदर सबसे पहले अपनी जो आप तलाश कर रहे हो खुद की विशेषताएं हैं वो पहले बताई जाती है, खुद की विशेषताएं हैं वो पहले दे दी जाती है। और सबसे पहले हम टाइटल देंगे तो हमारा टाइटल हो जाएगा, आप सर्च किसके लिए कर रहे हो? ग्रूम के लिए कर रहे हो, तो आप कहोगे ये हमने टाइटल दे दिया। उसके पश्चात खुद की विशेषता बता देंगे। खुद की विशेषता बताते हुए आप लिखेंगे कि खुद को मोहित या मोनिका मानना, ये आपका नाम दिया हुआ है तो आप लिखोगे अपना सरनेम वगैरह भी यहाँ पर बताना होता है। तो सरनेम आप बताना चाहे तो, या जो आपको कैटेगरी या जाति जिसके अंदर आपको विवाह रखना है या उसकी सर्च आप की जा रही है तो वह आप मेंशन कर सकते हो यदि देनी है तो। साथ में अपना जो बायोडाटा में हम कहें कि भाई जैसे एजुकेशन आपने क्या कर रखी है, कितने पढ़े लिखे हो, तो आप अपनी एजुकेशन वगैरह बता देंगे। टीचिंग एट प्रेजेंट हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद आप को जो विशेषताएं यहाँ पर आप अपने बारे में मेंशन कर रहे हो, लगभग हम वही विशेषताएं रखते हैं कि इसी प्रकार की विशेषता हमें ग्रूम में चाहिए, तो उसी प्रकार की चीज़ हमें ग्रूम के लिए लगभग सर्च करनी है, बोलनी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे उनके बारे में, या अपने बारे में बता दिया आपने, और उसके पश्चात हमें लड़के में क्या क्या विशेषता चाहते हैं तो आप कहोगे जहाँ पर मतलब यदि आप स्पेसिफाइड जैसे जयपुर का लिखा हुआ है तो जयपुर के अराउंड जयपुर कर देंगे हम। आपको जो जो विशेषताएं चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 फीट का लिख दिया, और उसके पश्चात आपको वांटेड में आप लिख रहे हो भाई किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया कि भाई टीचर जो टीचर्स, और उसके पश्चात हम लिखना चाहे तो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ चाहिए, हमने कैटेगरी का बोल ही दिया है। इसके पश्चात जयपुर के आसपास बता दिया, और हाइट का बता दिया है, एज का भी हमने बता दिया है। उसके पश्चात आपको एड्रेस वगैरह जो भी हम कहें कि भाई इंटरेस्टेड जो लोग हैं या जो भी इस कॉलम को या विज्ञापन को देख रहे हैं वो कहाँ पर संपर्क करें, तो उनके लिए हमें अपना ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर या फिर अपना घर का पता है वो बताना है। यदि इन सभी को छुपाना चाहते हैं हमें तो पोस्ट बॉक्स नंबर के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। तो चाहे तो आप मोबाइल नंबर दे दो यहाँ पर। कुछ भी मोबाइल नंबर आपका हो सकता है, और या फिर आप अपना ईमेल, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है आप वहाँ पर लिख देंगे, सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लगा के चले हैं
या फिर कोई और आपका जो स्थान है, जैसे आपने लिख दिया इस तरह से, तो उसके पश्चात हमारा इसी के अंदर अथवा में जो दिया हुआ क्वेश्चन है, यू आर पवन या पूजा, आप पवन या फिर पूजा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आप 12th क्लास के विद्यार्थी है, राइट योर ओपिनियन इन यूर फेवर ऑफ वोमेन एजुकेशन, आपको अपनी राय व्यक्त करनी है महिला शिक्षा के बारे में और उसके पक्ष में देनी है अपनी राय। तो आप इन फेवर ऑफ लिखा हुआ है तो सीधा सीधा या पॉइंट फेवर में ही बोलेंगे। तो उसके पश्चात हम यहाँ पर क्या, सबसे पहले अपना टाइटल देना है अपने को, वोमेन एजुकेशन, और उसके पक्ष में आप क्या बातें रखेंगे। यदि हम साधारणतः बात करें तो वोमेन एजुकेशन की बात करें तो वोमेन एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। जैसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भाई एक महिला है, वो आप महिला को शिक्षित करते हो तो वो खाली एक महिला को शिक्षित नहीं करते हो, बल्कि आप एक पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हो। और ये बात सत्यार्थ है, एकदम सत्य, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि जब महिला को जब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो न केवल वो अपना पालन पोषण अच्छे से करती है, बल्कि अपने आप को तो विकसित करती है, इसके अलावा अपने जो फैमिली मेंबर है, अपने बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती लिखाती है और उनको अच्छा केयर कर पाती है, ध्यान रख पाती है। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं निश्चित तौर पर वही देश का क्या होती है, भविष्य का निर्माण करने वाले होते हैं। तो महिला के यदि शिक्षा के ऊपर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नो डाउट वो एक बहुत ज़्यादा ग्रेटर रिजल्ट के रूप में या पेमेंट के रूप में हमें भुगतान होता ही होता है भविष्य के अंदर। किसी भी देश का यदि हम इतिहास उठा करके देखेंगे तो जो विकसित देश है वो विकसित इसीलिए बने हैं क्योंकि उन देशों के अंदर पहले जो है महिला शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो हम चाहे वेस्टर्न कंट्री की बात करें, कहीं की बात करें, तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैं यदि बात रखता हूँ अपनी, तो यही कहूँगा कि महिला शिक्षा है वो बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है, न केवल खुद महिलाओं के ध्यान के लिए बल्कि पूरे देश के निर्माण के लिए महिला शिक्षा आवश्यक है। नंबर 2 पर, जहाँ पर महिलाएं पढ़ी लिखी होती है वहाँ पर निश्चित तौर पर ज़्यादा जो समाज है वो डेमोक्रेटिक बनता है, ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर मूल्य निकल के आते हैं। महिला अधिकारों की बात वहाँ पर होती है, महिला अधिकारों की बात होगी तो निश्चित तौर पर समानता की बात होगी, वहाँ पर अनइक्वलिटी नहीं हो सकती है मेल और फीमेल के बीच में, वो भी कम से कम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में जो महिलाएं हैं यदि उनका पालन पोषण उनका यदि एजुकेशन अच्छी होगी तो उनका निश्चित तौर पर उन घर में आने वाले जो बच्चे हैं उनका भी पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा, उनका वो अच्छी चिकित्सकीय देखभाल कर पाएगी क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, साथ में उनका शिक्षा संबंधी अच्छा कार्य हो पाएगा। और यदि ऐसा होता रहेगा तो महिलाओं के उत्थान के साथ साथ में, विकास के साथ साथ में, हमारे जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो सोशियलिटी की इक्वलिटी की बात करते हैं वो है, और न्याय की जो बात करते हैं वो जो मूल्य हमारे आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर देश को इसका फायदा मिलेगा। तो हम अपने 4-5 नहीं कई सारे पॉइंट है वो महिला शिक्षा के फेवर में बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपको विचार अपने व्यक्त करने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यूर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू जयपुर, आपका स्कूल है वो एक शैक्षणिक भ्रमण आयोजित कर रहा है या ऑर्गेनाइज कर रहा है जयपुर के लिए। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपको लगभग 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखनी है। किसके लिए? स्कूल मैगजीन के लिए। यूजिंग हिज द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस, नीचे जो हिंट दी गई है उसके अनुसार और अपने जो एक्सपीरियंस रहा आपका उस टूर पर उसके मुकाबले में आपको क्या करनी है, रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट राइटिंग का जो हम काम करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जैसे पैराग्राफ का काम होता है, जो हम ऐसे लिखते हैं उसी प्रकार का मिलता जुलता है। बस रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ध्यान हमें ये रखना पड़ता है कि अच्छा सा उस चीज़ को हम टाइटल दें अपना, और रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है उसको मेंशन करें नीचे, और उसके पश्चात में हम स्थान और तारीख, जिस तारीख को वो हैपनिंग हुई है वो हम जरूर लिखें। ये चीज़ हमें जरूर इसके अंदर ध्यान देनी होती है। तो इसमें देखो, इसने शुरुआत में लिख भी दिया है, तो हम शुरुआत में अपना टाइटल दे देते हैं। यही टाइटल यहीं से ले लेते हैं और ये टाइटल दे दिया हमने, और उसके पश्चात में रिपोर्टेड बाई। अब रिपोर्टेड बाई कौन हो आप स्टूडेंट हो या जो भी हो, तो यहाँ पर कोई नाम वगैरह तो नहीं दे रखा है, तो हम अपनी ओर से कोई भी नाम है दे सकते हैं। ये मैंने दे दिया। उसके पश्चात आप स्थान लिखेंगे।
जयपुर, और उसके पश्चात आगे तारीख लिख देंगे। जो भी तारीख है, जिस भी तारीख को आपका टूर या भ्रमण जो भी रहा रिपोर्ट लिखी जा रही है, उस दिन का आपका रिपोर्ट लिखने वाला जो तारीख को दे दिया जाता है। तो जैसे कोई भी तारीख आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ 2025, और उसके बाद में आगे क्या करना है आपको, अपना जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उस टूर के ऊपर जाते वक्त आपने जो जो होते देखा है वो सारी बातें बतानी है और कुछ नहीं। मोड ऑफ ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग का मोड क्या था, तो हम लिखेंगे वी जर्नी बाई ए बस या वी ट्रेवल थ्रू ए बस, है ना। वी, और अच्छा उसके अंदर आप बताएंगे कितने पार्टिसिपेंट्स थे, तो आप उसके अंदर लिखो वी आर ऑल टुगेदर ए ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, जितने भी आप गए हो तो आप उतना बता दो। गाइड, तो आपके साथ में कौन था, हिस्ट्री टीचर आल्सो वेंट विद अस, हिस्ट्री टीचर है वो हमारे साथ गए थे। आपने कौन कौन से स्थान देखे, उसके बाद आप अपना स्थान बताओ कि भैया आपने वहाँ पर क्या क्या देखा। तो वी विजिटेड एट, जो आपके स्थान देखे होंगे जयपुर में आपने, आमेर भवन, वी विजिटेड एट जो आपका जो भी नाहरगढ़ फोर्ट, वी विजिटेड एट रामनिवास बाग, जो जो स्थान पर आप जा करके आए उन सभी को आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद में एजुकेशनल इम्पोर्टेंट क्या है तो वो आप बताएंगे। थ्रू ओवर विजिट या थ्रू ओवर जो आपका टूर है, वी गेन लॉट ऑफ नॉलेज, हमने खूब सारा ज्ञान है वो प्राप्त किया। वी न्यू अबाउट, सॉरी, वी नाउ वी आर अवेयर अबाउट ओवर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स लाइक नाहरगढ़ फोर्ट एंड आमेर भवन्स एंड जो आपने जो भी चीज़ें वहाँ पर देखी हुई है वो सारी की सारी आप वहाँ पर वर्णन करते चले जाएंगे। जैसे हवा महल है, और आप जो है वहाँ पर जाकर के प्रत्यक्ष वी गॉट डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू सी देम क्लोजली, हमने उनको नज़दीकी से देखने का जो है हमने अनुभव प्राप्त किया। नाउ वी कैन टेल अबाउट या टोल्ड अबाउट देम वेरी इजली एंड एवरी एस्पेक्ट विच आर नॉट गेन बाई ओनली बुक रीडिंग, जो हम किताब रीडिंग के माध्यम से सिर्फ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जो एक्सपीरियंस हमने महसूस किया, और आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उनके बारे में बता सकते हो। आपको और ज़्यादा अपनी जो इतिहास है, जो जयपुर का इतिहास रहा है, वहाँ पर जो मोनूमेंट्स बने हुए, विभिन्न प्रकार के स्मारक बने हुए, उनका जो नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छे से प्राप्त हुआ है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर हम सेकेंड कॉलम में लिखते जाएंगे। ये हमारा सिस्टम रहना चाहिए। उसके बाद है राइट ए पैराग्राफ इन, इसके अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड, 100 शब्दों में लगभग आपको एक पैराग्राफ लिखना था। किसके बारे में लिखना था, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, जो मॉर्निंग वॉक के जो फायदे हैं वो आपको बताने थे। तो मॉर्निंग वॉक की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर फायदे ही फायदे हैं, नुकसान किसी प्रकार का कोई होता नहीं है मॉर्निंग वॉक का। तो सबसे पहले तो इसका टाइटल देना था आपका, तो हम यही टाइटल दे देंगे, बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक। और बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक लिखने के पश्चात हम करेंगे व्हेन वी वॉक, जब हम वॉक करते हैं डेली, वी गेट फ्रेशनेस ऑफ मॉर्निंग, हमें ताज़ा ताज़ा जो तरोताज़गी है मॉर्निंग की वो मिलती है। वी गेट ए अपॉर्चुनिटी टू सी नेचुरल ब्यूटी, हमें प्राकृतिक सुंदरता है वो देखने को मिलती है सुबह सुबह की। वी कैन गेट ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में हम ऑक्सीजन है वो ग्रहण करते हैं। विच है मॉर्निंग फ्रेशनेस, जिसके अंदर हमेशा मॉर्निंग की फ्रेशनेस मौजूद रहती है। और विद मॉर्निंग वॉक वी कैन स्टार्ट ओवर डे विद एनर्जेटिक वे, हमारे दिन को हम बहुत ही ऊर्जापूर्ण तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी मॉर्निंग वॉक का फायदा होता है। मॉर्निंग वॉक की बस फिट एंड हेल्थी, मॉर्निंग वॉक आपको क्या रखता है, फिट रखता है, हेल्थी रखता है, स्वस्थ रखता है। वी कैन लिव ओवर लाइफ्स विद इन एंजॉयफुल मैनर्स, हम हमारा जीवन है उसको एक बहुत ही खुशी वाले आनंदमय तरीके से बिता सकते हैं यदि हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक के फायदे ही फायदे हैं, इनके अनगिनत फायदे वो गिना सकते हैं। यदि हम मॉर्निंग वॉक करते हैं वी कैन अवे डॉक्टर फ्रॉमस, हम हमारे से डॉक्टर को दूर रख सकते हैं क्योंकि हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो बहुत सारी बीमारियों से, इस प्रकार के जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनसे हम बच सकते हैं। मॉर्निंग वॉक नो डाउट हम कह सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यही हमें इसके अंदर लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली, आपको एक पत्र यहाँ पर लिखना था, जो एक लोकल डेली का जो संपादक है उसको ये पत्र लिखना था, टू ड्रा द अटेंशन ऑफ अथॉरिटी अबाउट द स्ट्रीट लाइट्स, और इसमें हमें जो अथॉरिटी है उनको इंगित करना था, उनको ये मैसेज कन्वे करना था कि स्ट्रीट लाइटें हैं वो आपके क्षेत्र में जो काम नहीं कर रही है अच्छे से प्रकार से, वो जो रोशनी का काम देने का होना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। आपकी लोकेलिटी में गणेश नगर जयपुर का जो स्थान बताया गया वहाँ पर, तो उसके बारे में आपको शिकायतें
करनी थी। तो आप शिकायती पत्र, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस रहता है, सेल्फ एड्रेस रहता है, सेल्फ एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें सेल्फ एड्रेस क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर इसने लिखा है गणेश नगर जयपुर, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे गणेश नगर जयपुर। यहाँ कोई नंबर वगैरह नहीं दे रखे हैं, वैसे लिखना चाहिए तो आप 57 गणेश नगर जयपुर जैसे आपने लिख दिया। ये हो गया सेल्फ एड्रेस, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, ये लिखना नहीं है, ये एड्रेस आपको इस प्रकार से लिख देना है। उसके पश्चात आप जो है 2 नंबर पर इस पे तारीख लगा देंगे। यहाँ पर आप डेट लगाइए जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ जो भी आपने डेट है आपकी, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 मार्च 2025 मान लीजिए, ये मेंशन कर दिया आपने। उसके पश्चात आपको क्या करना था, उसके पश्चात आप पत्र किसको लिख रहे हो, तो आप लिख रहे हो संपादक को लिख रहे हो, तो आप लिखेंगे द एडिटर। अब एडिटर है वो कौन से अखबार का है ये पता होना चाहिए, इसमें अखबार का नाम नहीं दिया हो तो अपनी ओर से कोई भी आप अखबार का नाम एक लिख सकते हो। द हिंदुस्तान टाइम कर दिया मैंने। और यहाँ पर नीचे ये अखबार का ऑफिस है कहाँ पर, तो ये आपको लिखना है। तो जैसे मैंने लिख दिया जयपुर ही लिख देता हूँ मैं, जयपुर। और उसके पश्चात आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मेंशन करना था, क्यों लिख रहे हो आप पत्र, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है अबाउट द स्ट्रीट लाइट्स दैट आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन फॉर मेनी डेज, तो आप लिख देंगे कंप्लेन अगेंस्ट पुअर स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट की, जो एक शिकायत किसके खिलाफ, जो आपकी बहुत ही एक बेचारी सी स्ट्रीट लाइटनिंग हो रखी है, मतलब व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है उसके लिए। या आप यहाँ पर बैड स्ट्रीट ये भी कर सकते हो, बैड भी कर सकते हो, बैड स्ट्रीट लाइटनिंग यहाँ ये भी कर सकते हो, इसको हटा करके ये भी लिखा जा सकता है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद हम चले तो इसके अंदर फिर आपको अपना जो लेटर की बॉडी है वो स्टार्ट करनी है यहाँ से। तो सबसे पहले हम नाम सर संबोधन लगाते हुए यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। आप क्या लिखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। फ्रॉम द एरिया, कौन से क्षेत्र से आप है, फ्रॉम है इसमें दिया हुआ गणेश नगर जयपुर, है ना। दिस डेज आई एम अपसेट, इन दिनों मैं परेशान हूँ, किस चीज़ को लेकर के परेशान हो, ड्यू टू बैड वर्किंग ऑफ लाइटनिंग सिस्टम्स इन ओवर एरिया इन ओवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी के अंदर जो लाइटनिंग की व्यवस्था है वो बिल्कुल ही खराब है। दिस डेज पीपल्स आर फेसिंग ए सीरियस प्रॉब्लम्स, लोग है वो बहुत ही गंभीर समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि देयर वाज नो एनी प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट इन ओवर लोकेलिटी, क्योंकि हमारी लोकेलिटी में कोई भी लाइटनिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। लाइट्स एट देयर विल्स, लाइट्स एंड हम कहें कि वो अपनी मर्जी से लाइटें वो जलती है, और कभी कभार वो दे स्टॉप्स कंप्लीटली पूरी तरह से बंद हो जाती है। इट वाज ड्यू टू फॉल्ट, ये कोई फॉल्ट की वजह से हो सकता है, या ड्यू टू एनी अदर प्रॉब्लम, या किसी अन्य प्रॉब्लम की ओर से है। वी हैव कंप्लेंट्स इट अबाउट इन ओवर लोकल अथॉरिटी, इसके बारे में हमने हमारी जो लोकल अथॉरिटी है उसमें कई बार शिकायतें भी की है, बट दे डू नॉट टेक एनी, किसी प्रकार का उन्होंने क्या नहीं किया है, कोई कदम नहीं उठाया है। दे हैव नॉट टेकन एनी सीरियस स्टेप्स टू सॉल्व आउट इट, इसको ठीक करने के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई गंभीर कदम नहीं लिया है। सो थ्रू यूर एस्टीम न्यूज़पेपर, इसलिए मैं आपके सम्मानित अखबार के माध्यम से आई वांट टू ड्रा अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटी, मैं जो हायर अथॉरिटी है उनका ध्यान खींचना चाहता हूँ टुवार्ड दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की ओर। प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया करके इस मैटर में देखें, आप इश्यू को देखें एंड सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम फॉर अस, और हमारे लिए इस समस्या का आप निराकरण करें। और लास्ट में आप लिखेंगे थैंक्स, और थैंक्स लिखने के बाद में बॉडी आने के बाद में हमने लिख दिया थैंक्स या थैंक यू, जो भी आप लिखना चाहे इसके बाद, और उसके बाद लिख देंगे यू आर फेथफुली
और यहाँ पर आपका जो भी नाम है, तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो अपनी मर्जी से आप राकेश, श्याम, जो भी आप नाम लिखना चाहे लिख सकते हो। उसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है, यू हैव रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द दैनिक भास्कर अबाउट द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन बाल विकास समिति जयपुर। ये आपका जॉब लेटर है, जो पहले भी हम बता चुके हैं कि जॉब लेटर है वो हर हम छोड़ दें कि भाई 1 साल के बाद एक इरेगुलर टाइप से आता ही रहता है, तो वैसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिला इस बार भी। यू हैव रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द दैनिक भास्कर, आपने एक दैनिक भास्कर के अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है अबाउट द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर की पोस्ट के बारे को लेकर के है, वो बाल विकास समिति जयपुर के अंदर उस संस्थान में। राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, और आपको एक सेक्रेटरी पोस्ट का जो व्यक्ति है उसको एक अपना जॉब एप्लीकेशन भेजना है बाल विकास समिति जयपुर के अंदर। अटैच यूर सीवी, और साथ में अपना सीवी भी लगाना है। तो इसके अंदर हम देखते हैं बस इसी प्रकार का हम शेड्यूल कुछ इसके अंदर भी रहता है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस देंगे, उसके बाद तारीख, और उसके बाद में जिस पद को आप देख रहे हो, तो यहाँ पर हमने लिखा था एडिटर, यहाँ पर हम क्या कर देंगे द सेक्रेटरी, और यहाँ पर जो जो हमने लिखा था कि किससे है वो, तो बाल विकास समिति से है, तो हिंदुस्तान टाइम्स की जगह बाल विकास समिति कर देंगे। अब वो स्थान कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, तो हमने यहाँ पर जयपुर लिखा है, यहाँ पर भी हमें जयपुर ही लिखना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, तो आपने यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में वो सेम हमारा प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर हम सर लिखेंगे, और सर लिखने के पश्चात में हम लिखेंगे कि इन रिस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट, आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया है दैनिक भास्कर के अंदर, उसके रिस्पॉन्स में क्या करना चाहते हो आप। आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मैं जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, जो कि आपको अखबार के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर खाली सीट है, वो मैंने बोला नहीं सही। तो उसके बाद आप बोलेंगे मैं वांट टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं उसी पोस्ट के लिए क्या करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ। और उसके बाद आप क्या बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि मेरा इतना इतना एक्सपीरियंस है, आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, और आपने क्या कर रखा है वो भी आप साथ में लिख सकते हो। आई एम में जो भी आप बोलो भी मैंने ये क्वालिफिकेशन है वो कर रखी है, जैसे आप बोल दो कि बीकॉम्स विद अकाउंटिंग के साथ में आपने बीकॉम किया हुआ है, जो भी आपने लिख दिया। और उसके पश्चात आपने बता दिया कि मेरा एक्सपीरियंस 6 साल का है, और इफ आई गिव एन अपॉर्चुनिटी, यदि मेरे को यहाँ पर एक अवसर दिया जाता है, आई विल सर्व विद माई बेस्ट, विद बेस्ट वे या विद फुल ऑफ एनर्जी, जो भी आप लिखना चाहो इस प्रकार की बात लिखोगे कि मैं सबसे अच्छे तरीके से वहाँ उसको फिर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, उस पोस्ट को मैं अपनी सर्विस है देना चाहूँगा आपके संस्थान में। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यू विल चूज मी एंड गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व हियर, कि आप मुझे चूज करेंगे, चुनेंगे, और यहाँ पर मुझे अवसर देंगे एक आपके साथ काम करने का, आपके यहाँ सेवा देने का। और उसके बाद में आप अपना सीवी है, बायोडाटा है या रिज्यूम है उसको ऐड करेंगे, और तो आप लिखोगे फॉर यूर रिव्यू आई अटैचिंग माई सीवी है, कि आपके रिव्यू के लिए, आपके पुनर्निरीक्षण के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना जो सीवी है वो अटैच कर रहा हूँ। सीवी के अंदर आपको क्या क्या लिखना होता है, सीवी या रिज्यूम भी लिख सकते हैं, बायोडाटा लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या लिखना होता है। फर्स्ट स्टेप पर आप अपना नाम बताएंगे, नेम बता दें, आपका जो भी नाम है वो आप नाम लिख देंगे। उसके बाद आपका फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, फुल एड्रेस, और उसके पश्चात में आपकी क्वालिफिकेशन, उसके पश्चात आपका मैरिटल स्टेटस, उसके पश्चात में आपकी हॉबीज, कोई जो भी है हॉबीज वो आप बता देंगे, चाहे आपका कुछ भी हो। इस प्रकार की चीजें आपको इसके अंदर आपके रिज्यूम में मेंशन करना था, और लास्ट में वही सिस्टम है थैंक यू, और जो भी आप बोल करके वहां से इसको लेटर को कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। उसके पश्चात हमारे सामने सेक्शन सी आ जाता है, और सेक्शन सी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारे सामने जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, हमें एक सेंटेंस दिया गया है, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। ये दो सेंटेंस हमारे सामने, आई हैव फाउंड द पेन फुल स्टॉप, आई लॉस्ट द पेन, और विच लगा करके हमें इसको ऐड करना था। तो हमारा ये हो जाएगा आई हैव
आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, तो इसके अंदर द पेन है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो उस चीज को हमें छोड़ देना है, वो हटा देना है। उसके बाद है कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, तो हमें 2 सेंटेंस दिए गए हैं और उसमें हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। ये 6 नंबर क्वेश्चन हमारा था और 7 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने है नाइट केम ऑन, और रात जो है वो गिराई, द रूम ग्रू डार्क, और उससे रूम क्या हो गया, डार्क हो गया। तो नाइट केम ऑन, कोमा लगाएंगे एक, एंड द रूम ग्रू डार्क, ये हमारा ऐसे कैसे हो जाएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाते हैं। तो एंड हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। एक फार्मूला आपको बताया हुआ है द फैनबॉयज, उसमें से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन सी होती है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उनको याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन हमें उस फार्मूले की वजह से जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उनको याद रखने में सिंपलिसिटी रहती है, बहुत ही इजीनेस रहता है, वो आप रख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको करेक्ट यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है वो लगानी थी ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे सामने पहला जो सेंटेंस है वो है 1 नंबर, द बर्गलर्स खालिस्तान द हाउस, जो चोर है बर्गलर है वो खालिस्तान द हाउस। तो इसके अंदर हमारे सामने 2 फ्रेजल वर्ब दी हुई है, एक दिया हुआ है ब्रोकन टू और दूसरा दिया हुआ है ब्रोक डाउन। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन निश्चित तौर पर ब्रोकन टू ठीक हो जाएगा, क्योंकि ब्रोक डाउन का मतलब होता है काम बंद कर देना, तो वो तो हमारा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारे सामने 8 का 1 नंबर हम लिख लेते हैं ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू होता है जबरदस्ती घुस जाना। उसके बाद में है सेकंड जो इसका सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस के अंदर हमें दिया गया है ही खालिस्तान अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये हमें वाकई से ही पता लग रहा है, इसमें आगे 2 फ्रेजल वर्ब दी हुई है, गेट्स अप और गेट्स अंडर। गेट्स अंडर बिल्कुल नहीं होगा, इसका अर्थ हो जाएगा आपका गेट्स अप, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो जल्दी सुबह क्या करता है, उठता है। तो उसके बाद 3 नंबर है हमारे सामने। 3 नंबर के अंदर हमें दिया गया है ही खालिस्तान हिज डिपार्चर फॉर ए वीक, वो अपना जो डिपार्चर है वो 1 सप्ताह के लिए। तो आगे हमारे सामने सेंटेंस में ऑप्शन दिए हुए फ्रेजल वर्ब के पुट ऑन और पुट ऑफ, तो इसके अंदर निश्चित तौर पर हमारा पुट ऑफ ठीक हो जाएगा, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, पुट ऑफ टालना या स्थगित करना। तो उसने अपना जो डिपार्चर है, रवानगी है, उसको क्या कर दिया, 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है या उसको स्थगित कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर है 9 के अंदर हमें क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। आपको सही कंजक्शन वर्ड है वो चूज करना है, ब्रैकेट में जो दी हुई है उनमें से एक, और जो सेंटेंस सामने है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो नंबर 1 है 9 का हमारे सामने, बर्ड्स फ्लाई खालिस्तान फिश स्विम्स, पक्षी है वो उड़ते हैं और फिश है वो भैया तैरती है। तो इसके अंदर और ही आएगा, सो नहीं आ सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंड, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन है इसका, 2 नंबर ऑप्शन जो है इसके अंदर है ही वाज स्लीपिंग खालिस्तान आई वाज रीडिंग ए बुक। तो ये मेरा अच्छी तरह से आपको कन्वे किया हुआ है, बताया हुआ है कि जहां पर दोनों तरफ आईएनजी वाले वाक्य आ जाते हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर वाइल ही आता है, तो एज का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसके अंदर आपका आ जाएगा वाइल। उसके बाद इसका 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन के अंदर हमारे सामने है राजू इज खालिस्तान एन इंटेलिजेंट बॉय खालिस्तान ए गुड प्लेयर। तो इसमें एजेस नहीं आ सकता है, एजेस तो किसी चीज की समानता दर्शाने के लिए आता है, यहाँ पर आएगा नॉट ओनली बट आल्सो। राजू इज नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय, कि राजू है वो न केवल एक बुद्धिमान लड़का है, बट आल्सो ए गुड प्लेयर, परंतु क्या है वो बल्कि एक अच्छा प्लेयर भी है। तो इसमें आ जाएगा नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। उसके बाद है सेक्शन डी में हम पहुंच जाते हैं, और सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 हमें देखने को मिलता है, जो कि पैसेज रिलेटेड ही है। हमें रीड आउट करना है पैसेज को अच्छी तरह से, और उसके बाद में क्वेश्चन जो है नीचे दिए गए उनके आंसर देना है। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा, और गांधी जी वाला जो लेसन था इंडिगो वाला उससे लिया गया ये। कैपिटल ऑफ चंपारण, तो निश्चित तौर पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, तो मोतिहारी है, चंपारण का कैपिटल जो है मोतिहारी है। उसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, वेयर डिड
वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी जी, कहाँ पर गांधी जी का एक बड़ी भीड़ ने जो स्वागत किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा एट द रेलवे स्टेशन, बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है, 3 नंबर में हु हैड बीन मल्ट्रीटेड, किसके साथ जो है बुरा व्यवहार किया जा रहा था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन इसका ए ठीक हो जाएगा। एपीजेंट एक किसान है, उसके साथ ये खबर आई थी कि बुरा व्यवहार किया गया था। उसके बाद है हु स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, किसने जो है यात्रा को स्टार्ट की थी एलिफेंट के बैक पर सवार होकर के, तो इसके अंदर उत्तर आ जाएगा हमारा गांधी जी, डी इस पैसेज के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमारे सामने है विच प्लेस गांधी जी यूज एज हिज हेडक्वार्टर, कौन से स्थान को गांधी जी ने अपना मुख्यालय के तौर पर जो है यूज किया था, तो इसका उत्तर आ जाएगा एक जो हाउस था वहां पर उसको यूज किया था, ए हाउस। उसके बाद है हु ऑर्डर्ड गांधी जी टू रिटर्न टू टाउन, किसने आदेश दिया था गांधी जी को कि वो टाउन लौट जाए, तो हमारा इस पैसेज के अकॉर्डिंग उत्तर आ जाएगा सुप्रीटेंडेंट का जो मैसेंजर था, जो संदेश भाग था, उसने ये कहा था गांधी जी को कि वो अपने टाउन लौट जाए, तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा पांचवे का, सॉरी छठे का। तो हमारे सामने ये 6 ऑप्शन थे, 6 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 इनको हम कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है हमारे सामने, और 11 नंबर क्वेश्चन हमारी आशा के अनुरूप बिल्कुल जो एकदम क्वेश्चन जो निकल करके आया है सामने, वो था आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना था। मिस्टर हेमल का करेक्टर से कैसे डिस्क्राइब, मिस्टर हेमल जो था वो, इसके बारे में हम बोलें तो मिस्टर हेमल है एक बहुत ही अच्छा फ्रेंच पढ़ाने वाला टीचर था ये, और ही वाज ए गुड टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत अच्छा टीचर था। ही वाज फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति से परिपूर्ण आदमी था। ही ऑलवेज हैड केप्ट रूलर्स इन हिज आर्म्स, वो अपने आर्म में हमेशा एक डंडा रखा करता था। ही वाज स्ट्रिक्ट बट गुड टीचर, वो एक बहुत ही सख्त मिजाज का लेकिन बहुत ही अच्छा टीचर था। ही हैड ग्रेट लव फॉर हिज ओन लैंग्वेज, उसका अपने भाषा के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार था। ही इंस्पायर्ड पीपल्स टू नो अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, उसने जो है लोगों को भी इंस्पायर किया इस बात के लिए कि वो अपनी भाषा के महत्व को समझे, और इसी प्रकार की बातें मिस्टर हेमल के बारे में आपको लिखनी थी इस क्वेश्चन के आंसर में। तो 60 शब्दों का ज्यादा हमारा है ही नहीं, ज्यादा बड़ा हमें वैसे करना नहीं चाहिए। इसके बारे में और एक आध बात यदि आपको करनी हो तो आप कर सकते हो कि he had been teaching the us for 40 years, वो वहाँ पर 40 साल से जो है टीचिंग कर रहा था उसी एक स्थान के ऊपर, तो उस स्थान के साथ उसका खास लगाव था। और उसके बाद में इसके और में जो आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्क्राइब द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर को आपको डिस्क्राइब करना था, वो कैसा था, क्या था, व्यवहार था। तो जो रेड ट्रैप सेलर वाला जो लेसन है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक वेगाबाउंड का हमारे सामने जिक्र आता है। वेगाबाउंड है वो बहुत ही फटे हाल में रहने वाला व्यक्ति था, मतलब हमेशा जो वो वोर करता था, कपड़े पहनता था, वो बहुत ही रैग्स टाइप के होते थे, चिथड़े पहनता था वो हमेशा ही, और वो बहुत ही बुरी अवस्था में सनकेंस गालों वाला और बिल्कुल ही एकदम दसी आंखों वाला व्यक्ति था। तो दिन एंड लीन था, बिल्कुल ही दुबला पतला आदमी था, और साथ में उस व्यक्ति के साथ में एक तरह से निराशा का वातावरण हमेशा रहता था, क्योंकि जहाँ भी वो जाता था कुछ मांगने के लिए जो पेटी फ्री का वो काम भी कर लेता था, साथ में छोटी मोटी चोरियां भी करता था, और रेड ट्रेप सेलिंग का काम करता था। रेड ट्रेप जो है चूहेदानियां उसकी छाती के साथ लटकी रहती थी हमेशा, जो कि वायर से वो बनाया करता था, तो वायर वायर उसको कंपनी वगैरह में कहीं आसपास के जो मकान है उसी जो वहां पर मिल जाती थी, उससे वो रेड ट्रेप बनाता था, बेचता था, अपना काम चलाता था। और ये जो व्यक्ति था वो एक तरह से मतलब एक नेगेटिव थिंकिंग लेने वाला आदमी था, न केवल खुद निराश था बल्कि दूसरों के बारे में भी उसका ये सोचना था कि ये संसार है वो एक रेड ट्रैप की भांति है और सभी लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, सभी को एक बेट मिला हुआ है, ये संसार उनको ऑफर करता है, जैसे रेड ट्रैप के अंदर चीज वगैरह ऑफर की जाती है चूहों को फंसाने के लिए, वैसे ही संसार में लोगों को फंसाने के लिए किया गया है। और अंत हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है एक ऐसे कॉर्नर जब वो चुरा लेता है कि किस कॉर्नर लेता है किस किसान के, उसके बाद चुराने के बाद जंगल में फंस जाता है और उसे भी लगता है कि वो भी रेड ट्रैप में फंस गया है। उसके पश्चात आयरन मास्टर जो था उसकी लड़की है वो उसकी एक तरह से मदद करती है हम कह सकते हैं, हालांकि उन्होंने पहचानने में गलती थी कि उसे कैप्टन स्टेन वोल्ड स्टेन जो नाम से जो है वॉन स्टेक था उसके नाम से उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन वो वास्तव में वो था ही नहीं। और उस लड़की की सहानुभूति और दया की वजह से ही उसके अंदर एक बदलाव आया था और उसने वो 30 कॉर्नर के नोट जो है वो वापस वहां पर रख दिए थे और कहा था कि उस किसान को वापस दे दिए जाए, और उसने अपना साइन भी कैप्टन के तौर पर किया था। ये दिखाता है कि उसके अंदर बदलाव आ चुका था, वो वैसा बिल्कुल नहीं रहा। यही बातें हमें इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी थी। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स, आपको 20 से 30 शब्दों में इसका उत्तर देना है। व्हाट डिड हैपन व्हेन द नरेटर स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, द नरेटर जो है ये हमारा डीप वाटर वाला जो लेसन है विलियम डगलस के बारे में उससे लिया गया है, और इसके अंदर हमसे ये कहा गया है कि जब वो तीसरी बार डूब रहा था, नीचे जा रहा था पानी के अंदर,
तो उसकी एक्सपीरियंस कैसा था, उसने क्या महसूस किया था, क्या क्या घटित हुआ था, वो हमें बताना है। तो हमारा शॉर्ट में 20-30 शब्दों के उत्तर देना है। तो 20 से 30 शब्दों के अंदर की समय जो सीमा है उसके अंदर, तो हम कहें तो इसके अंदर हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि जब वो थर्ड टाइम नीचे जा रहा था तो उसकी जो बॉडी है वो एकदम रिलैक्स हो गई थी। पहले हालांकि बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट थी, वो बचने का प्रयास कर रहा था, रस्सी वगैरह पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब उसकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी टांगे वगैरह वो काम छोड़ चुकी है, उसके सिर्फ मस्तिष्क और हृदय में धड़कन थी, उससे पता चल रहा था कि वो जीवित है। और जब वो नीचे डूब रहा था, इस बार प्लान प्लान बनाना कुछ नहीं हो रहा था। जो हमेशा वो सोचता था कि मैं नीचे जाऊंगा, बॉटम पर हिट करूंगा, ऊपर आऊंगा, वो पहले सोच रहा था, अब कुछ नहीं हो रहा था। और उसे ऐसा लगा था कि माँ का जो आगोश होता है, जिस प्रकार से बच्चा फील करता है, वैसा उसके साथ हो रहा था। उसकी बॉडी अपने आप ही क्या हो गई थी, लेटन हो रखी थी, उसको लग रहा था ऐसा। और एक जो नींद होती है, नींद की अवस्था होती है, मूर्छा की अवस्था होती है, उसके अंदर वो चला गया था और अपने आप को एकदम रिलैक्स फील कर रहा था। ये उसको अपने एक्सपीरियंस में बहुत ही अच्छा भी महसूस हो रहा था, क्योंकि वो अपने जो पहले जो इसने जो एक्टिविटी की थी उसके अंदर वो काफी थका हुआ था, काफी उबा हुआ था। और अब उसको फील हो रहा था कि ये बहुत अच्छा है, अपने आप में रिलैक्स फील करता जा रहा था थर्ड टाइम जब ऐसा हुआ था। और उसके बाद जो उसको याद थी वो चीज वो थी कि वो बाहर निकला हुआ था किसी और उल्टा बल पेट के बल लेटा हुआ था और वहां पर उल्टियां कर रहा था। ये बाहर आने के बाद की स्थिति है, इस स्थिति के आगे की बात। तो यहीं तक हमें इसे क्वेश्चन को आंसर को सीमित रखना है, उसके आगे हमें नहीं लेकर जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 के अंदर ही 2 नंबर पार्ट। व्हाट वाज साहिब्स फुल नेम्स एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ हिज नेम। साहिब का फुल नाम क्या है? तो साहिब का फुल नाम जो था, पूरा नाम था, वो था साहिब आलम। साहिब आलम जो है, इसका अर्थ होता है यूनिवर्स ऑफ द लॉर्ड, संसार का मालिक। जबकि ये आयरॉनिकल था ये नाम उसके लिए, उस बच्चे को बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो तो एक रैग पिकर था, जो कबाड़ी होता है, कूड़ा बीनने वाले, उस प्रकार का व्यक्ति था। जबकि उसका जो नाम है वो कुछ और ही डिनोट कर रहा था। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें 2 स्टेंजा दिए गए हैं, कुछ पंक्तियां दी गई है, उनका हमें जो है एक्सप्लेनेशन करना है, इसका रेफरेंस और कंटेक्स्ट लिखते हुए। तो द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, हमें यहाँ बताया गया है। ये हमारा जो लिया गया है ये स्टेंजा, वो कौन से पॉइंट से लिया गया है? द रोड साइड स्टैंड है, उस कविता से ये पंक्तियां ली गई है। और इसको लिखने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। वो जो एक इस प्रकार का कवि रहा है, अमेरिकी कवि, जो हमेशा ही छोटी बात में बहुत बड़ा कुछ गुड बातें बोल करके चला जाता है। तो उसकी ये लाइनें लिखी हुई है। और इसके अंदर इन्होंने क्या दिखाया है? इसके अंदर उन्होंने एक जो विलेजर होते हैं, जो कि अपने रोड वगैरह के किनारे पर अपना छोटा मोटा कोई स्टॉल बना लेते हैं, ताकि उनका कुछ कुछ सी सामग्री है जिसको वो पैदा करते हैं, फसल का उत्पाद है, कुछ और है, वो बेच पाए और उसके माध्यम से कुछ कमा पाए, अपनी रोजी रोटी चला पाए। और ये उसकी पैथेटिकल जो हालात होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसके अंदर हमें बताया गया, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, कि एक जो छोटा सा घर है जिसमें नया सा शेड बनाया गया है, छप्पर बनाया गया है, उसके साथ जो पुराने घर के साथ में बना हुआ है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, एकदम रोड की एज के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां पर ट्रैफिक बड़ी तेज गति से चलता है वहां पर बना हुआ है। ए रोड साइड स्टैंड दैट hypothetically plead, तो यहाँ पर ये जानबूझ करके ये बात बोली गई है कि रोड साइड स्टैंड है, वो ऐसा लगता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा हो, बहुत ही दयामयी ढंग से, बहुत ही करुणामयी ढंग से प्लीड कर रहा हो, किस चीज के लिए? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। यहाँ पर फिर हमें कवि चेताता हुआ कहता है कि इसको एक बेगिंग कह देना ठीक नहीं होगा, डोल ऑफ ब्रेड मांगना हम नहीं कहेंगे इस बात को, बट फॉर सम ऑफ द मनी। परंतु वो क्या चाहता है? वो प्लीड करता है कि थोड़ा बहुत धन जो है सिटी पीपल का उसे मिल जाए, वो धन जिसके माध्यम से सिटी पीपल है वो वास्तव में क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप किए हुए हैं, जिन्होंने ग्रामीण लोगों का ये एक तरह से क्या कहते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन करके, उनका शोषण करके जो कमाया है, उसके माध्यम से वो फल फूल रहे हैं, उसमें से कुछ अंश उनके मेहनत के बदले में उन्हें कुछ मिल जाए, ऐसा प्लीड करता हुआ प्रतीत होता है। ये बात यहाँ पर बोली है। उसके बाद हमारे सामने सेकंड जो स्टेंजा है वो है, ब्रेथ द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेंस एवरीथिंग सीम डेड एंड लेट अस प्रूव टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो ये हमारी जो पंक्ति है वो ली गई है जो हमारी जो पोइम है कीपिंग क्वाइट वाली, उसके अंदर से, और इसको जो है कंपोज किया है पेब्लो नेरुदा के द्वारा। तो पेब्लो नेरुदा है वो इस कविता के माध्यम से लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि हमें हमारी जो भागदौड़ की जिंदगी है इसमें से कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए, और हमें खुद का जो इंट्रोस्पेक्शन है, आत्मनिरीक्षण है, या मैं कहूँ कि आत्म साक्षात्कार है, वो जरूर करना चाहिए, ताकि हम अपनी जो एक्टिविटी है उनको अच्छे से सोच पाए, थिंकिंग कर पाए और अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाए। तो इसके लिए पेब्लो नेरुदा है वो यहाँ पर इस स्टेंजा के माध्यम से हमें यही बात बोलना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें गाइड करना चाहता है पेब्लो नेरुदा, और वो बोलना चाहता है कि हमारी जो एक्टिविटी है उन्हें हमें थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, और अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए।
तो यहाँ पर इसने कहा है कि जैसे धरती है भाई, अर्थ है, अर्थ भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अर्थ अपना कार्य लगातार करती भी रहती है, लेकिन शांति के साथ में, बिना कोई हड़बड़ाहट के। और ऐसे लगता है कि जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, जैसे स्प्रिंग सीजन आता है उससे पहले हमारी जो पतझड़ ऋतु आती है, उसके अंदर सारे वृक्ष है वो अपने पत्ते वगैरह गिरा देते हैं, और ऐसा लगता है कि निर्जीव हो गए हैं, बिल्कुल उनके अंदर कोई जीवन नहीं है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो तुरंत उनके अंदर से कोमल कोमल पत्तियां वो बाहर निकलने लग जाती है, और ऐसे लगता है कि वो दोबारा से जीवित हो उठे हैं। इसी प्रकार से पेब्लो नेरुदा मानवता को समझाना चाहता है कि हमें भी क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए अपनी एक्टिविटी उसको स्टॉप करना चाहिए, और हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट अपना करना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अपने कार्यों को ज्यादा अच्छे सुचारू रूप से कर पाएंगे, जैसे विंटर और स्प्रिंग के अंदर होता है वैसे ही सेम का सेम। एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट। उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा। यहाँ पर 12 तक गिनने का मतलब है कि 12 घंटे को भी दर्शाता है, 12 महीने को भी दर्शाता है। कहने का मतलब है हमारा जो एक साइकिल पूरा होता है पूरे साल के अंदर समय का, उस हिसाब से ये बोलता है कि मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मैं चला जाऊंगा, आप क्या रहे, आप शांत हो जाए। कहने का मतलब कि आप थोड़ा समय अपने लिए, खुद के लिए दीजिए और खुद का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दिया हुआ है 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और हमारे सामने फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो राइट द थीम ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। हम जो माय मदर एट 66 जो पोएम है, इसकी थीम, विषय वस्तु हमें बतानी है, या मैं कहता हूँ सेंट्रल आइडिया। तो इसके अंदर, इस पोएम के अंदर ये था, जो कवियत्री है कमला दास है, वो एक तरह से एक उसके अंदर चाइल्डिश फियर आता है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं वो अपनी जो माँ है, जो उम्र दराज हो गई है, उसको खो ना दे। तो इस कविता के अंदर जो बात देखने को मिलती है, थीम देखने को मिलती है, वो थीम यही है कि जो एक व्यक्तित्व है, जैसे जैसे हम उम्रदराज होते जाते हैं, उम्रदराज होते जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है कि वहां पर हमें डर सताने लगता है कि ये हमारा जो डियर वन है वो कहीं हमें छोड़ के ना चला जाए। ये जो भाव है खोने का और सेपरेट होने का, यही इस कविता की विषय वस्तु है। इस कविता के अंदर यही सेंट्रल आइडिया है, इसमें यही दिखाया गया है। कमला दास है वो यहाँ पर अपनी माँ की ओर देखते हुए उदास हो जाती है कि भाई वो कहीं अपनी माँ को खो ना दे। बचपन से उसके अंदर ये डर था, और ये डर आज उसका और परिपक्व हो जाता है जब वो अपनी माँ के चेहरे को देखती है, जो कि बहुत ही डल विंटर मून की भांति पड़ा हुआ है, बहुत ही निर्जीव प्राय लग रहा है। दूसरी ओर फिर वो अपने इस जो खोखला डर है, इसको दूर करने के लिए वो बाहर की ओर देखती है। बाहर की ओर उसे यंग ट्री दिखाई देते हैं, यंग चाइल्ड दिखाई देते हैं, जो कि प्रतीक है लाइफ का या संजीवता का। तो उसकी ओर देख करके वो अपना ध्यान हटाने का प्रयास करती है। ये विषय वस्तु इस पोएम के अंदर चलती है। उसके बाद इसका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे को देखने को मिलता है राइट द थीम ऑफ द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर हमें रोड साइड स्टैंड जो पोएम है, इसकी विषय वस्तु का वर्णन करना है कि वो क्या थी। तो रोड साइड स्टैंड के अंदर हमने पहले स्टेंजा भी पढ़ा है। इस स्टेंजा के अंदर हमने देखा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ये बताते हैं कि ग्रामीण जो हालात है ग्रामीण लोगों के, वो कुछ अच्छे नहीं है। या हम कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो सिटी जो लोग हैं, सिटी वाले लोग हैं, उनसे अपेक्षा ये रखते हैं कि वो लोग उनकी कुछ ना कुछ किसी प्रकार से कुछ मदद करेंगे अपने धन के साथ में। लेकिन उनकी ये जो लॉन्गिंग है वो चाइल्डिश लॉन्गिंग सिद्ध होती है, वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता है। वो लोग जो ग्रामीण लोगों का ही एक तरह से हम कहते हैं कि खून चूस चूस करके एक तरह से उनका शोषण करते हुए अमीर बने हैं, जिन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा पैसे वाला, या हम कहते हैं कि इस प्रकार से डेवलप किया है, वो डेवलपमेंट उनका पूरा का पूरा टिका हुआ है ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के ऊपर ही। और यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो यही समझाना चाहते हैं कि हमें जो रोड साइड स्टैंड, मतलब जो किसान लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए वास्तव में, तभी ये पूरा सिस्टम सस्टेन कर पाएगा, अन्यथा ये क्रॉप्स कर सकता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो उनकी दयनीय हालात है, और वो ऐसे मांग करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी सहायता की जाए। पूरी पूरी थीम है वो इसी पर बेस्ड है, इसे कविता की। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम्स। तो द ब्यूटी द थिंग ऑफ ब्यूटी नामक पोएम से ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके अंदर हम ब्यूटी की बात करें तो इसके अंदर सन, मून और अर्थ की ब्यूटी की बात की गई है। इसके अंदर हमें ब्लोजम्स जो फ्लावर है उनकी ब्यूटी की बात की गई है। मस्क जो आपका बोलते हैं गुलाब, जो हम फूल कहते हैं, और उसकी बात यहाँ पर की गई है। इस प्रकार की अनेक सुंदरतापूर्ण चीजें, इमोर्टल ड्रिंक की बात की जाती है, या इमोर्टल फाउंटेन की बात की जाती है, जो हमेशा जो हमारी पुराने पुस्तकें हैं, मोनूमेंट्स हैं, वो हमें इंस्पायर करते रहते हैं आगे कुछ अच्छा करने के लिए। उसकी बात इस पोएम में जो ब्यूटीफुल थिंग है उनकी बातें की गई है, वो हमें बतानी थी, तो हमारी लिस्ट हो गई। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई वर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लूटरिंग्स। जो आंट जेनिफर थी उसकी जो उंगलियां थी वो क्यों कांप रही थी। तो एक तो आंट जेनिफर है वो अपनी ढलती हुई उम्र के अंदर थी, दूसरी उसके अंदर शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी थी, उसके कारण उसकी जो आइवरी नीडल है वो जब चला रही है उस कपड़े के अंदर से, जहां पर उसने वो जो टाइगर वगैरह की फोटो बना रखी है उसके ऊपर, वो तो सुंदर तरीके से चलते हुए प्रतीत होते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वास्तव में उसकी उंगलियां कांप रही थी। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर जो अंकल था उसका वेडिंग जो रिंग डला हुआ है या कड़ा डला हुआ है कलाई के अंदर, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी उस महिला के लिए हो चुकी है। आफ्टर मैरिज लाइफ उसके लिए कुछ अच्छी नहीं है, और यही इस कविता के अंदर दर्शाया गया था। तो उसके कारण ही उस महिला की जो हालात है वो कुछ अच्छी नहीं थी, और उसकी उंगलियां जो है फ्लोटिंग कर रही थी, कांप रही थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो हमें देखने को मिलता है 60 शब्दों में उत्तर देना था हमारे प्रश्न का। व्हाई डिड द नरेटर इमेजिन द थर्ड लेवल? नरेटर है वो क्यों तीसरे लेवल की कल्पना करता है, ये हमें इसका आंसर देना था 60 शब्दों के अंदर। तो थर्ड लेवल नामक क्वेश्चन से लिया गया है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो नरेटर होता है वो जो वर्तमान की जो इनसिक्योरिटी है, जो इस प्रकार की चीजें हैं युद्ध जैसी, और इसी प्रकार की अनेक प्रकार की चीजें जो दुखदायी यादें कह लें हम एक प्रकार की, जो हमारी वरीज है वर्तमान की, उन चीजों से वो एस्केप करना चाहता है, वो उन चीजों के अंदर फंसा नहीं रहना चाहता है। इसीलिए वो एक ऐसे स्थान की कल्पना करता है जिसके ऊपर सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी बुरा ना हो। तो इसी प्रकार के स्थान को वो ग्लेसबर्ग के रूप में देखता है, और उसे लगता है कि वो कभी रह करके आया था, और उस प्रकार के स्थान को हमेशा खोजने की प्रयास करता है। वो करता है ये खोजने का प्रयास है जो दो लेवल का ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के दो सतर बताए गए थे, लेकिन वो कहता है कि वो तीसरे सतर पर गया, और वहां से उसको ऐसी वहां की टिकटें मिल रही थी, जो कुछ भी इस प्रकार की वो बातें करता है, और बाहर आकर के वो इसको टिकटें वगैरह खरीदने के लिए पुरानी करेंसी भी बदलवाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो लेवल उसे कभी मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो जो वर्तमान समय की जो चिंताएं हैं, दुख है, दर्द है, उन सब से एस्केप करने के लिए थर्ड लेवल की कल्पना करता है। उसका कल्पना करने का एकमात्र यही कारण था, उन सब चीजों से वो बचना चाहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो अथवा में दिया हुआ है वो है व्हाई डिड नरेटर्स फॉल अबाउट विद लाफ्टर? नरेटर जो है लेखक वो सॉरी वर्णन करता है वो हंसी क्यों पड़ने वाला था। तो ये चित्रकला सा जो हमारा जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इसमें दिया, चित्रकला सा जो लड़की थी उसके वर्णन, उसका जो वर्णन किया जाता है उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि वो लड़की है उसको अवेयरनेस नहीं है कि जब बाइबल पढ़ाई जा रही हो तो बाइबल पढ़ाते वक्त हमें अपना सर है वो नीचे रखना चाहिए और हमें सर उठाना नहीं चाहिए, जबकि उस लड़की को वहाँ के जो नियम है उनका बिल्कुल पता नहीं है। और इसी के ऊपर जो नरेटर है उसको हंसी आने वाली होती है जब बाइबल पढ़ी जा रही है और जितना सा है ऊपर की ओर देख रही है। तो टीचर जो ट्यूटर थी वो बहुत ही अजीब तरीके से उसकी ओर देखती है, इसी बात पर इसको लाफ्टर होने वाली थी, हंसी आने वाली थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर है हमारे सामने क्वेश्चन है जो दिए गए उनका हमें 20 से 30 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। व्हाई डिड डेरी वांट टू गो टू मीट मिस्टर लैम सेकंड टाइम्स? मिस्टर लैम को दूसरी बार क्यों मिलना चाहता है जो डेरी है? तो इसका एकमात्र कारण यही था कि जो डेरी के जो शब्द थे जो पहली मीटिंग उनके बीच में हुई थी उसमें वो डेरी को समझाता है कि उसे लोगों के बीच में जाना चाहिए, उसे लोगों से कतराना नहीं चाहिए। जबकि डेरी कहता है कि लोग मेरे से डरते हैं, लेकिन लेम उसको समझाता है कि ऐसा नहीं है, मैं भी तेरी तरह ही एक अपंग हूँ, मतलब मेरे भी टांग जो एक पैर नहीं है उस टीन का लगा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर आते हैं। वो कहता है कि कोई नहीं आता है, लेकिन लेम उसको समझाता है कि कोई ना आए, चाहे मेरे को तो फिर भी ऐसा सोचना चाहिए कि भाई सब आ रहे हैं, सब मिल रहे हैं, और एक तरह से हमें दूसरों से भागने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बातें जो है डेरी को अपनी ओर वो अट्रैक्ट कर पाता है, उन बातों की वजह से इंस्पायर कर पाता है, उसे समझा पाता है कि हमें हमारे जीवन की जो सच्चाई है उनको फेस आउट करना ही चाहिए, और हमें किसी से कतराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी जो किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेरी इन्हीं बातों से प्रेरित होकर के दूसरी बार मिस्टर लैम से मिलना चाहता है। उसके बाद में डू यू एग्री विद सदाउस एक्ट एक्सप्लेन? सदाउ के एक्ट से आप एग्री करते हैं क्या? बिल्कुल। सदाउ का जो एक्ट था वो बहुत ही मानवतापूर्ण एक्ट था कि वो एक जापानी नागरिक होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी था, और डॉक्टर का ये परम कर्तव्य होता है कि वो अपने पेशेंट को अच्छे से उसको ट्रीट करे, देखभाल करे, और उसको एकदम सही करके उसके वापसी उसकी तय करे घर तक। तो ये काम सदाउ ने जो है जापान के साथ, उसमें कोई गद्दारी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो सदाउ था वो एक डॉक्टर था और चिकित्सक होने के नाते उसने एक दयालुतापूर्ण कार्य किया था, और अपना इनेमी भी नजर आने के बावजूद उसने उसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी प्रकार से किया और उसको वहां से रवाना किया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है जो अल्टरनेटिव हमें चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज लुइसिया? लुइसिया कौन थी? तो ये नरेटर की वाइफ थी, तो हम कह देंगे नरेटर वाइफ थी लुइसिया। उसके बाद हाउ मेनी रिंग्स वर सेंट टू दुरासानी? दुरासानी जो थी उसको कितनी रिंग्स भेजी गई थी? तो 50 रिंग्स इसके अंदर हमें देखने को मिलती है कि जो हमारा जो ये लेसन था किंग वाला उसके अंदर से लिया गया है। जंग जंग बहादुर जो हम टाइटल देखते हैं, उस किंग का नाम था, बचपन का उपाधि वगैरह काफी थी उसकी, और उसी के अंदर से लिया गया था। जो ऑफिसर था उसकी पत्नी को 50 जो रिंग है वो भेजी गई थी। उसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन है,
और हाउ मेनी ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना जो लैंड है वो कितने सालों से थ्राइव कर रहा था, तो इसके अंदर आ जाएगा 550 मिलियंस। और उसके बाद में जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है द नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेसल, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था अकादमिक स्कोल्स्की, तो इसका AKAD, ये सी नंबर ऑप्शन है, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सदाव, सदाव का फुल नेम क्या था, तो इसका सदाव का फुल नेम जो है हॉकी था, लास्ट में डॉक्टर सदाव हॉकी। और उसके बाद में इसका 6 नंबर ऑप्शन है, 6 नंबर ऑप्शन में हमें क्वेश्चन किया गया है हानाज बेबी बॉय वाज नियरली, हाना का जो बेबी बॉय था, बच्चा था, वो लगभग था कितने का था भैया, तो इसके अंदर हमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 3 ईयर्स ओल्ड था, 3 डेज ओल्ड था, 3 वीक ओल्ड था या 3 मंथ ओल्ड था, तो ये 3 मंथ ओल्ड है क्या, डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है हु फॉरबेड डेरी टू गो टू द गार्डन अगेन, दोबारा से गार्डन में जाने के लिए जो डेरी को कौन मना करता है, तो इसका जो उत्तर है वो हमारा हो जाएगा डेरी की जो मदर है वो करती है, वो नहीं चाहती कि उसका लड़का वहां पर जाए। और उसके बाद में हु वाज जुडविन, जुडविन कौन थी, तो जुडविन कौन थी, ये चित्रकला की फ्रेंड थी। उसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन है लास्ट वाला व्हाट इज वेदाइज, वेदाइज क्या है, तो वेदाइज हमें सबको पता है कि ये एक ईटिंग सेटअप है, तो ये सी हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू टू वॉच, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, जो क्वेश्चन जो आपको सोल्व आउट कराए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, वो आपकी जरूर मदद करेंगे, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।